हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है 7 जनवरी 2026 का। आज इसका आखिरी पार्ट है, यानी लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 to 100 करेंगे, जिसमें 2 अनसीन पैसेज दिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ये आपका दिया हुआ है पैसेज। अगर इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। अगर आपको अनसीन पैसेज करना है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि पेपर का क्वेश्चन पहले पूरा पढ़, ये अनसीन पैसेज पूरा पढ़े फिर क्वेश्चन। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आप सारे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए गए, पहले जो 5 क्वेश्चन हैं उन्हें पढ़िए, फिर उसके बाद अनसीन पैसेज पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रभाग का एक मुख्य खंड नहीं है। अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्रालय नीति आयोग के ऊर्जा प्रभाग के साथ समन्वय में कार्य नहीं करता है। अनुच्छेद के अनुसार नीति आयोग का ऊर्जा प्रभाग निम्न में से किस में एक महत्वपूर्ण संस्थागत आधार के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से कौन सा ऊर्जा वर्टिकल में एक तकनीकी एवं नीतिगत पहल नहीं है। अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से कौन सा नीति आयोग के ऊर्जा प्रभाग का ज्ञान साझेदार है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछी गई है, तो इसलिए पहले हम क्या, अब क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे इसके अनसीन पैसेज। किस पे है, नीति आयोग पे अनसीन पैसेज है, जिसमें कहा गया है ऊर्जा प्रभाग नीति आयोग के अंतर्गत ऊर्जा संक्रमण का संस्थागत स्थिरक है। यह ऊर्जा संरचना परिवर्तन का धुरागृह है। इस संबंध में यह नीति निर्माण, सत्राज्यीय समन्वय और तकनीकी आर्थिक विश्लेषण का प्रतिच्छेदन करता है। यह नीति दूरदर्शिता, आंकड़ा संचालन तथा नियोजन एवं अनुप्रस्थ क्षेत्रीय समन्वय एकीकृत करके एनर्जी वर्टिकल व्यवस्था में समकालन की भूमिका निभाता है। यह विभिन्न मंत्रालयों, विभागों का निष्पक्ष निर्धारण और उनके मध्य सशक्त समन्वय भी करता है। एनर्जी वर्टिकल व्यापक अगुवाई का बीड़ा उठाता है, जो ऊर्जा के पारस्परिक और उभरते क्षेत्रों दोनों से संबंधित है, इसलिए तकनीकी और नीतिगत पहलों में सम्मिलित है। कार्बन अभिग्रहण, उपयोगिता एवं भंडारण, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, कोयला गैसीकरण तथा कोयले को साफ करने की प्रौद्योगिकियां। विकार्बन पथ भारत के ऊर्जा सुरक्षा 2047 तक केंद्रित है। ऊर्जा प्रभाग 5 मुख्य क्षेत्रों के बारे में बर्ताव करता है। कौन कौन से, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीनकरणीय ऊर्जा का और परमाणु शक्ति। इसके अतिरिक्त यह तेल एवं गैस, बिजली, वातावरणीय मुद्दों जिनका संबंध ऊर्जा एवं नगर क्षेत्र को, उन तकनीकों एवं वित्तीय संभाव्यता से संबंधित प्रस्तावों की जांच पड़ताल करना है। यह अनुभाग कई मंत्रालयों के साथ काम भी करता है, जैसे कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग। इसके अन्य ज्ञान साझेदार है टेरी वसुधा फाउंडेशन, CSEP आदि। तो इन्होंने क्या पूछा, अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से कौन सी नीति आयोग के ऊर्जा प्रभाग का ज्ञान साझेदार है। कौन है, टेरी। तो क्वेश्चन जैसे आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपको जब इसका रीडिंग करोगे, एक बार में ही आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, यानी 91 से।
क्वेश्चन नंबर 91, यानी इस क्वेश्चन का 141 है। क्वेश्चन नंबर 91, अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रभाग का एक मुख्य खंड नहीं है? परमाणु ऊर्जा, कोयला, तेल एवं प्राकृतिक गैस, लकड़ी एवं नवीकरण। इसका सही उत्तर है आंसर नंबर 4, लकड़ी एवं नवीकरण। यानी कि गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नीतिगत आयोग का ऊर्जा प्रभाग मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों वर्टिकल्स पर काम करता है: बिजली, कोयला, पेट्रोलियम एवं गैस, नवीनीकरण ऊर्जा और परमाणु शक्ति। इन सूची में लकड़ी एवं नवीनीकरण का कहीं भी नाम नहीं है, इसलिए यह ऊर्जा प्रभाग का मुख्य खंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्रालय नीति आयोग के ऊर्जा प्रभाग के साथ समन्वय में कार्य नहीं करता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय। कौन सा नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, उद्योग और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। गद्यांश के अनुसार ऊर्जा प्रभाग विभिन्न लाइन मंत्रालयों विभागों जैसे कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर नीतियों का निर्धारण और समन्वय करता है। गद्यांश में उद्योग और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, अनुच्छेद के अनुसार नीति आयोग का ऊर्जा प्रभाग निम्न में से किस में एक महत्वपूर्ण संस्थागत आधार के रूप में कार्य करता है? गरीबी उन्मूलन पहल, शिक्षा सशक्ति योजना, ऊर्जा परिवहन संगठन, शहरी विकास परियोजना। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, ऊर्जा प्रणाली संक्रमण यानी एनर्जी सिस्टम ट्रांजैक्शन। एक्सप्लेनेशन है, गद्यांश की शुरुआती पंक्ति में ही यह बिल्कुल साफ लिखा गया है कि ऊर्जा प्रभाग नीति आयोग के अंतर्गत ऊर्जा संक्रमण और संक्रमण नियामक है। यह ऊर्जा संरचना प्रतिवर्तन का पुरोधा है, अतः ये ऊर्जा प्रणाली संक्रमण एनर्जी सिस्टम ट्रांजैक्शन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से कौन सा ऊर्जा वर्टिकल में एक तकनीकी एवं नीतिगत पहल नहीं है? ऑप्शन है स्वच्छ कोयला तकनीक, स्वच्छ पेयजल, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, स्वच्छ पेयजल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये नीतिगत का पहल नहीं है। एक्सप्लेनेशन है, गद्यांश में ऊर्जा वर्टिकल के तहत शुरू की गई नीतिगत और तकनीकी पहलों का विवरण है, जिसमें कार्बन कैप्चर, उपयोगिता एवं भंडारण, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और कोयला गैसीकरण जैसी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियां शामिल है। स्वच्छ पेयजल का संबंध ऊर्जा क्षेत्र की इन पहलों से न होकर जल शक्ति संसाधन से है, जो गद्यांश का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से कौन सा नीति आयोग के ऊर्जा प्रभाग का ज्ञान साझीदार है?
ऑप्शन है रेटी, टेरी, इटरी, इरटी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, टेरी। एक्सप्लेनेशन है, गद्यांश की अंतिम पंक्ति में साफ लिखा है कि ऊर्जा प्रभाग अन्य मंत्रालयों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है जो इसके ज्ञान साझेदार, नॉलेज पार्टनर और टेरी, इनमें टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी की फुल फॉर्म है, वसुधा फाउंडेशन और CEEW के नाम प्रमुखता से दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। पहला जो था पैराग्राफ वो आपका नीति आयोग से था, दूसरा पैराग्राफ जो है RTI से है। RTI या सूचना अधिनियम जो 2005 में आया था उससे जुड़ा हुआ पैसेज है, कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इसके क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से नागरिकों के कौन से महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अनुच्छेद का संहिताकरण है? तो ये आप जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा फिर आप यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे और जब आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार राज्य निम्न में से किस से संबंधित सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है? अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से कौन सा RTI अधिनियम में या उसके नियमों में परिभाषित नहीं है? अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की सूचना के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा है? एंड लास्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई अधिकारी सूचना देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किस नियमों के तहत होगी? किस नियमों के तहत होगी ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अधिकारियों के खिलाफ अनुशासन अनुच्छेद कौन से में है? 20 में, यानी सेक्शन 20 के अंतर्गत शासितों से उपयोग होगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना तो पैराग्राफ सॉल्व करना ये इजी हो जाता है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप इधर से इधर स्क्रॉल करो और बार बार इसका आंसर करो, टाइम वेस्ट होता है। फिर हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। RTI अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो भारत के नागरिकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अभिलेखों तक पहुंच प्रदान करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में से सूचना का अनुरोध कर सकता है जिसका उत्तर 30 दिनों के भीतर देना आवश्यक है। इस कानून एवं नियमों के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का प्रारूप, सूचना प्रदान करने की आवश्यक समय अवधि, सूचना देने की विधि, आवेदन शुल्क और सूचना देने छूट प्राप्त संगठनों की सूची का वर्णन किया गया है। भारत में सूचना के अधिकार को औपचारिक मान्यता कानून बनने से 2 दशक से भी अधिक समय पहले मिली थी, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण मामले में निर्णय सुनाया था कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट रूप से गारंटीकृत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। सूचना देने से इनकार करने वाले अधिकारियों के लिए दंड के संबंध में विधेयक के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सूचना आयोगों द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत शासितों
का उपयोग किया जाएगा। विधेयक में सूचना के अनुरोधों पर विचार करने के लिए एक या एक से अधिक अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को सूचना देने की कोई बाध्यता नहीं होगी कि ऐसा सूचना जिनके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये था आपका पैराग्राफ। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। अनुच्छेद के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से नागरिकों के कौन से महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अनुच्छेद का संहिताकरण है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, आर्टिकल 19, जो कि हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा था उसमें भी आया था। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। गद्यांश से व्याख्या दिया गया है। गद्यांश के दूसरे पैराग्राफ में न्यायिक इतिहास की चर्चा करते हुए लिखा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में गारंटीकृत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही समाहित निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97। अनुच्छेद के अनुसार राज्य निम्न में से किससे संबंधित सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है? भारतीय अप्रवासी का धन प्रेषण, वैज्ञानिकों द्वारा दाखिल पेटेंट, राज्य की सुरक्षा एवं सामरिक हित, जनसंख्या संरचना। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, राज्य की सुरक्षा एवं सामरिक हित। एक्सप्लेनेशन है। गद्यांश के अंतिम पैराग्राफ में आरटीआई के अपवादों का उल्लेख है। इसमें साफ कहा गया है कि कुछ मामलों में छूट दी गई है कि जहां सूचना देने से भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक और या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसे मामलों में राज्य सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98। अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से कौन सा आरटीआई अधिनियम में या उसके नियमों में परिभाषित नहीं है? सूचना प्राप्त करने का प्रारूप, प्रार्थी की आर्थिक स्थिति, आवेदन शुल्क, सूचना प्रदान करने की समयावधि। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, प्रार्थी की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट। एक्सप्लेनेशन है। गद्यांश के पहले पैराग्राफ के अंत में लिखा है कि इस कानून के नियमों के तहत सूचना प्राप्त करने का प्रारूप, समय अवधि, आवेदन शुल्क और छूट प्राप्ति संगठनों की सूची तय की गई है। इसमें प्रार्थी आवेदक की सामान्य आर्थिक स्थिति की जांचने या परिभाषित करने का कोई नियम वर्णित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99। अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की सूचना के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज्य नारायण, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम राज्य नारायण, राजनारायण, मध्य प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। तो आपने पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण आया था। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। एक्सप्लेनेशन। गद्यांश के दूसरे पैराग्राफ की शुरुआती लाइनों में साफ उल्लेख है कि औपचारिक कानून बनने से 2 दशक पहले ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य
बनाम राजनारायण मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि जनता को जानने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई अधिकारी सूचना देने से इनकार करता है जो उसके खिलाफ कार्यवाही किन नियमों के तहत होगी? इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 सेक्शन 20 के अंतर्गत अधिकारी के उपयोग में। एक्सप्लेनेशन है, गद्यांश के तीसरे पैराग्राफ में यह उल्लिखित है कि सूचना देने से अनुचित रूप से इनकार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के लिए सूचना आयोगों को अधिनियम के अनुच्छेद 20 सेक्शन 20 के तहत व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।